हेलो एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है द मीनिंगलेस क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सेकंड टेस्ट इकोनॉमिक्स 2 को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपने टेस्ट 1 इकोनॉमिक्स 1 विद वीडियो डिस्कशन कंप्लीट कर लिया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है, जैसे टेस्ट सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्केड्यूल, आप मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख सकते हैं। टेस्ट टू इकोनॉमिक्स, इसके क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड आंसर पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल द मिनिमलिस्ट क्लासेस पे मिल जाएगी, जिसका क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे है। और अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट टू इकोनॉमिक्स 2। आज के क्वेश्चंस एनालिसिस को समझेंगे और साथ में कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स को भी समझेंगे, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैसे एफडीआई एफपीआई से डिफरेंट है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जैसे कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, नील, रीड, फॉरेक्स रिजर्व्स। और फिर हम इसके साथ हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, G20 को भी कवर करेंगे। और रिसेंटली प्रधानमंत्री जी द्वारा एससीओ समिट में जाना और क्यों यूएस प्रेसिडेंट ब्रिक्स जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, एंड हाउ इंडिया इज बैलेंसिंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन विद वेरियस इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, इन सब को हम आज इस टॉपिक पे एनालिसिस करके समझेंगे। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी कवर करेंगे। इसके साथ हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट की हेल्प लेंगे, जिनको हम कवर करने के लिए। आइए अब स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू द इकोनॉमी। आपने न्यूज़ में देखा होगा आईएमएफ, आपका वर्ल्ड बैंक, आपका डब्ल्यूटीओ, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस रिजल्ट है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, टू स्टेबलाइज इन रिस्टोर द ग्लोबल इकोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ पे है। पहले समझते हैं कि डब्ल्यूटीओ होता क्या है। डब्ल्यूटीओ जो आपके वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक एग्रीमेंट आता है गेट, जिससे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ का मतलब आपका क्या होता है, यानी कि टैक्सेस ऑन द गुड्स। वो क्रिएटेड इन 1947। जब 1947 में आपके पास गेट आया, फिर 1994 में एक मैराकेश एग्रीमेंट होता है, जो कि साइंड होता है ड्यूरिंग द एंडिंग ऑफ द यूरोपियन राउंड में। और वहीं से आपका फिर डब्ल्यूटीओ आता है, जो ऑफिशियली कब से हुआ, 1 जनवरी 1995 से। तो ये थोड़ी हिस्ट्री है। डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ जो नेम आया वो कब आया, 1995 में आया। पहले GATT था। मार्राकेश एग्रीमेंट को आपको याद रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है डब्ल्यूटीओ इज एक्सपेंडिंग इट्स रोल टू कवर डिजिटल ट्रेड, एनवायरमेंट, गुड्स एंड इंडस्ट्री पॉलिसी। जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए, घबराइए मत, ज़्यादा स्टेटमेंट हो। लेकिन अब ये जनरल स्टेटमेंट है, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका काम क्या होगा, यही होगा ना कि रूल टू डिजिटल ट्रेड, एनवायरमेंट, गुड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट दिख रही है। द सेकंड स्टेटमेंट, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इज फुल्ली फंक्शनल एंड एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स। ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप खुद देखिए, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, वो फुली फंक्शनल है और सबको बाय और सब इस पे एग्री हैं। ये हमेशा ऐसी स्टेटमेंट पे थोड़ा क्वेश्चन मार्क रखिए, ध्यान से पढ़िएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इंडिया एंड अदर्स सीक अ डायनामिक फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। हाँ, ये तो इंडिया चाहता ही है ना, और डेवलपिंग कंट्रीज चाहते ही हैं कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल, आपको AWS कोटा में तो मिलती है इकोनॉमिकली जो वीकर जो होती है, वैसे ही ये थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको थोड़ा डिफरेंशिएट करके देखा जाए डेवलप्ड नेशन से। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Fourth statement, a permanent reform council is proposed to oversee WTO reform every 5 years. ये फोर्थ स्टेटमेंट है ना, ये भी अधिकतर जनरल स्टेटमेंट है। वो पहली बात तो उसको प्रपोज किया गया है। तो जैसे ही आप 1, 3 और 4 को रखेंगे, तो आपका आंसर आएगा बी। और अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं एलिमिनेशन से, जैसे ही आप 2 को एलिमिनेट करेंगे ना, आपका डी और सी क्वेश्चन ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, जो कि 29 क्वेश्चन है, WTO पे ही क्वेश्चन है। पहले देखते हैं इसके बारे में। ऑल द यूनाइटेड नेशन कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ द WTO।
जब भी ओल्ड है थोड़ा सा ध्यान से देखिए करेगा। ये स्टेटमेंट वैसे तो ये गलत स्टेटमेंट है। द जनरल काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। ठीक, हाँ, डब्ल्यूटीओ की ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, आप इस पर देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे भी। द जनरल काउंसिल इज द हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द जेनेवा, जो कि कैरी आउट करती है और ये एक्ट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। और यहीं से ना एक ये टेबल है जो जो आपको डब्ल्यूटीओ की साइट पे भी था। इस टेबल में ना आपको थोड़ा सा बहुत ये कमेटीज के बारे में पढ़ना है, एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको 2 से 3 मिनट के लिए, आपका ये हो जाएगा। वहीं आपका ये जो जनरल काउंसिल मीटिंग से जो ट्रेड रिव्यू बॉडी है, इसको भी आपको देखना है। और फिर हम सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द सेकंड स्टेटमेंट, जनरल काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द डब्ल्यूटीओ। यस, इट इज द राइट ऑप्शन। Then the third statement, one of the objective of the WTO is to achieve the exchange rate stability in the different economies. ये जो काम है ना कि एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना, ये आईएमएफ का है, ना कि डब्ल्यूटीओ का। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। ठीक, जब भी क्वेश्चन को पढ़े आराम से पढ़ें कि वो करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। और जैसे ही आप देखेंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया ऑप्शंस में कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या नन। तो 2 स्टेटमेंट टोटल यहाँ पे रॉन्ग है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ पे ही क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख लीजिएगा यूएस हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और वो ये भी चाहता है कि हम एग्रीकल्चर पे टैरिफ को, अपने मार्केट को ओपन करें। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ से रिलेटेड है। एक बारी आपको नज़र में जरूर होना चाहिए कि एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है क्या। एक्चुअली ये जो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर आया, ये आपका 1995 में आया। ये किस लिए आया? क्योंकि एक फेयर कंपटीशन हो सके एग्रीकल्चर ट्रेड में। फेयर कंपटीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं लाइक यूएस, और वहीं हमारी कंट्री अभी डेवलपिंग है जैसे कि इंडिया, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा ना, तो हमें कुछ लीवरेज मिलना चाहिए। उसी के लिए इन एग्रीमेंट्स को लाया गया। और ऐसे ही एक पीस क्लोज भी है जो कि टेम्परेरी इम्यूनिटी देता है इंडिया को। ठीक है, और ऐसे जो ये टॉपिक है, इसमें मेनली आपको ये 3 इसके पिलर याद रखने हैं: मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपटीशन। और वहीं डोमेस्टिक सपोर्ट में ये याद रखिएगा, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी ने भी पूछा जा चुका है। तो इसको आराम से रीड कर लीजिएगा। मेनली पर्पस यही है कि इससे हमें थोड़ी हेल्प मिलती है डेवलपिंग नेशंस को। और करेक्ट आंसर आपका है बी। ये टर्म्स को याद रखिएगा, इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये कंटेम्प्रेरी में ही माना जाएगा ये क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन 41, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना आपका, ये जो टर्म है ये न्यूज़ में इसलिए थी, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है फॉर सीकिंग द मनी, और वहीं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी आपकी टर्म आया था। और ये इस टर्म का मतलब होता है कि प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्री जो सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम को फेस कर रही हो ड्यू टू स्ट्रक्चरल वीकनेस। ठीक है, इनका समय भी गिवन है। ऐसी ही कुछ और भी इनकी मैनेज मेंबरशिप और कोटा सिस्टम होता है, क्योंकि आईएमएफ का जो मेन पर्पस है वो हेल्प करना ही है। ये प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो गया जैसे कि, और इसी में ही ना ये ऐसे जैसे ईईएफ है जैसे आपका, ऐसे रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी है। इस पे यूपीएससी पे क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही ना इस टेबल को आराम से पढ़िएगा 2 मिनट, आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और रिसेंट कोई भी रिपोर्ट्स आ रही है ना इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस को, वो आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि इन क्वेश्चन से या इस लेक्चर का पर्पस ही यही है कि आपको एक डायरेक्शन देना, ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन इसी के आसपास आएंगे, ताकि आप जब न्यू कंटेंट रीड करेंगे कहीं से, अपनी बुक से या करंट अफेयर मैगजीन से, तो इन टर्म्स को थोड़ा याद रखिएगा। 18th क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन पे है ऑफ द वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, इस पे क्वेश्चन है।
इन मीगा एंड ICSID। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने यहाँ पे कोर फंक्शंस यहाँ पे गिवन है और इनके ईयर्स भी गिवन है। जो IFC है उसका जो कोर फंक्शन जैसे कि होता है, प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक, ये इसका मेन पर्पस होता है। वहीं जैसे IBRD का होता है आपकी मिडिल इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करना और लो इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करना। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, इट इज ए इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन इमर्जिंग मार्केट, यहाँ ऐसा कोई फंक्शन है, यस इट इज राइट। इट हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट एवर सस्टेनेबली लिंक्ड बॉन्ड इन इंडिया। हाँ, ये न्यूज में था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होती है, जस्ट आंसर इज सी। मेनली इस टेबल को याद रखिएगा, इन कोर फंक्शंस को। अनदर क्वेश्चन जो कि आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक पे, न्यू डेवलपमेंट बैंक पे पूछा गया है, इन चारों को स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, जो फोर्थ स्टेटमेंट है इस पे गिवन है, द एनडीबी एक्सक्लूसिवली फंड प्रोजेक्ट्स इन द फाउंडिंग ब्रिक्स कंट्रीज एंड डज नॉट सपोर्ट अदर डेवलपिंग कंट्रीज। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको जैसे आप एलिमिनेट करते हैं तो आपका डी ऑप्शन एलिमिनेट होता है। और थर्ड स्टेटमेंट जो कि एशिया डेवलपमेंट बैंक की है, इट प्राइमरी फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, बट फिर भी इस आंसर को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फैक्चुअल डिटेल्स पता होने चाहिए, जैसे हेडक्वार्टर्स और ईयर ऑफ फॉर्मेशंस। उसके लिए ये टेबल गिवन है, आप आराम से पढ़िएगा। ADB को, NDB को यहाँ मैंने वर्ल्ड बैंक को भी अटैच किया गया है। इनके हेडक्वार्टर्स क्या हैं, इनकी मेंबरशिप क्या है, इनके रोल इन फाइनेंसिंग क्या है, इन सब को आराम से पढ़िएगा। ये आपके लिए ये अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। आंसर इसका ए है, 1, 2 एंड 3। Another question. Collaboration for the Intelligent Age was the theme convened in the 2025। ये एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आपका क्वेश्चन आया है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी स्पेशल है। आपकी इसकी रिपोर्ट्स काफ़ी आती हैं न्यूज़ में, जो भी आप करंट अफेयर पढ़े वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 4 से 5 रिपोर्ट होंगी, उनको लिस्ट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अनदर क्वेश्चन ऑन दिस सीटा, ये एग्रीमेंट साइन होता है आपका इंडिया एंड यूके में, यूके के बीच में, जो कि 2025 का रिसेंट एग्रीमेंट है। इट ऑफर्स 99% फ्री ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर इंडिया एक्सपोर्ट्स टू यूके, ठीक। और ये विजन भी याद रखिए, 2035 को भी सपोर्ट करता है। वहीं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन एग्जाम्स इंडियन वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, ये और भी किस तीन सेक्टर्स में, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, आपकी जेम्स एंड ज्वेलरीज में और इंजीनियरिंग गुड्स में। तो याद रखिएगा, टैरिफ काफ़ी न्यूज़ में है, तो द आंसर इज ए। Question number 4th. With reference to this 17th BRICS Summit held in 2025, consider the following statement. ब्रिक्स काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ ट्रम्प। एक्चुअली ये जो इसमें जो कंट्रीज हैं, इसमें आप ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड दी साउथ अफ्रीका है। और रिसेंटली ट्रम्प इज़ अगेंस्ट बिकॉज ट्रम्प ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती हैं डी डॉलराइजेशन। एग्जाम्पल, इंडिया रशिया ट्रेड करने की बात करते हैं और कर भी रहे हैं रूबल में और इंडिया रुपी में। तो इसलिए ट्रम्प इनके खिलाफ है, क्योंकि वो US ऑलवेज मेंटेन इट्स हेजीमोनी एज अ यूनिवर्सल पावर। तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन से हमें ये समझना है कि 2025 में जो आपका ब्रिक्स समिट हुआ था, उसमें इसकी थीम क्या थी। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा गया है कि थीम क्या थी, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, इंडोनेशिया इसका मेंबर बनता है। वहीं थर्ड स्टेटमेंट में कि इंडिया विल एज्यूम द ब्रिक्स रोटेटिंग चेयरमैनशिप एंड होस्ट 18th ब्रिक्स समिट इन 2026। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर ये होने वाला है, तो इसलिए ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फोर्थ स्टेटमेंट, दिस समिट एक्सक्लूसिवली, देखिए ऐसे जो वर्ड्स यूज करे जाए ना, तो ये स्टेटमेंट्स आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट कहती है कि समिट एक्सक्लूसिवली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एंड डिड नॉट, यानी कि वो गवर्नेंस और सिक्योरिटी इश्यूज तो कंसर्न ही नहीं करती, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने UNSC में मेंबरशिप के लिए भी डिस्कशन होता है और गाजा की सीज फायर भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो आप जैसे ही फोर्थ को एलिमिनेट करेंगे, आप देख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर पे ही पहुंच सकते थे। यह एलिमिनेशन वर्क करता है, सिंपल क्वेश्चन था। अनदर क्वेश्चन SCO, एंड ये भी काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ विजिट करा है। तो पहले SCO के क्वेश्चन को समझने से पहले समझिए SCO है क्या। ये एस्टेब्लिश होता है 2001 में विद दिस मेंबर्स
इंडिया उस समय नहीं था इसके फाउंडिंग मेंबर्स में। इंडिया एंड द पाकिस्तान जॉइनेड इन 2017, इस बात को याद रखिएगा। और करंट मेंबर कितने हैं? 10 है। और कौन कौन से हैं ये आपको खुद याद करना है। और हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, और इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल रेट्स, ये जो याद रखिएगा, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो ये कहाँ पे है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक। आ, और इसके कुछ हाइलाइट्स हैं। अभी अगस्त 31 से ही 1 सितंबर तक ये हुआ। कहाँ पे हुआ? चाइना में हुआ। काफी न्यूज में था। आप प्राइम मिनिस्टर की फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। टिएनजान में ये हुआ, चाइना में। ठीक। और इसके मेंबर्स यहाँ पे गिवन है आपका। ये डिक्लेरेशन भी हुआ गया था। डिक्लेरेशन ये कहता है कि म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बस इस वर्ड को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और 2035 के यहाँ पे स्ट्रेटेजी को बूस्ट करने के बारे में डिस्कस किया गया। तो क्वेश्चन ये कहता है कि दी एससीओ वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दीज मेंबर्स। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया एंड पाकिस्तान 2015 में नहीं, 2017 में यहाँ आते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। एंड थर्ड स्टेटमेंट दोबारा ध्यान से पढ़िए। एससीओ मेनली फोकसेस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। एंड बट एक्सक्लूड्स, दोबारा एक्सक्लूड्स, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिए, सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स। तो जैसे ही आप थर्ड को एलिमिनेट करें, दो आप 50-50 तक आप पहुंच गए थे। बट यहाँ आपको थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज चाहिए थी, और फैक्चुअल नॉलेज की आपका जरूर चाहिए होगा, तो याद रखिएगा पेपर के अंदर। अनदर क्वेश्चन ऑन सार्क। व्हाई सार्क? सार्क एक्चुअली हमारा क्यों था? वो हम इसलिए था क्योंकि साउथ एशिया कंट्रीज डेवलप हो सके। बट ड्यू टू द पाकिस्तान, इंडिया दोनों इसमें थे, तो कभी भी ये प्रोस्पेक्टफुल नहीं रहा दोनों कंट्रीज के लिए। मेनली तो उसके लिए हम बिम्स्टेक को ही फॉलो करते हैं अपने लिए, इंडिया। तो सार्क यहाँ पे, सार्क में पाकिस्तान है, बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। मेनली बात को याद रखिए। जैसे मेंबर कंट्रीज यहाँ पे आपको गिवन है, और इनके मेनली हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, और इनके प्रोग्रेस इफेक्टिवनेस, इंडिया रोल, आप इस टेबल को आराम से पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अगर थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टू एस्टेब्लिश ए यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम। क्या है यूनिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम? ऑफकोर्स ऑल मेंबर स्टेट्स के लिए होगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है। स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन, ठीक है, देमसेल्फ इन द इंटरनेशनल फोरम ऑन द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये बात जनरल स्टेटमेंट, एंड जनरल स्टेटमेंट ऑलवेज राइट। एंड थर्ड, सी टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। हाँ, ये भी स्टेटमेंट राइट है। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस। इन सब बातों से तो पता लग ही रहा है कि डी स्टेटमेंट भी राइट है। तो तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूछा गया कि नॉट एन ऑब्जेक्टिव, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे आपको अरेंज करना है इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को। एससीओ हमने पढ़ लिया, सार्क हमने पढ़ लिया अभी, और एक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियान। ठीक है, इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, जो इंडिया जो मेंटेन करता है अपनी ईस्ट की तरफ ध्यान रखते हुए एशियन कंट्रीज को, तो उसके लिए हमारा ट्रेड क्या है उनके साथ, और ये सब बातें को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जैसे सिंगापुर में एपेक के हैं, जकार्ता इंडोनेशिया में आपके एशियान के हैं। मेनली ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको जब आप अरेंज करेंगे तो आपका आंसर बी आएगा। इसके साथ ना एक और ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, एक आता है AIIB, एशिया इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आई थिंक ये है इसका, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पहले यूपीएससी में इस पे क्वेश्चन आया था, AIIB पे। अनदर क्वेश्चन, ये G20 और G7 के बारे में आपका नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली जो G20 है, ये काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर दिसंबर के टाइम में, क्योंकि इंडिया ने G20 होस्ट किया था, और इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी। और G20 मेंबर्स आपको पता हैं, ये सारे मेंबर्स हैं आप। और G7 कंट्रीज भी एडवांस इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एडवांस इकोनॉमीज है। G7 का, इंडिया G7 का पार्ट अभी नहीं है। ठीक है, इन दोनों की कंट्रीज थोड़ा सा उनको मैप में जाकर जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया भी है पहले भी काफ़ी एग्जाम्स में। ये फॉर्मेशन ईयर्स इनके मेनली इकोनॉमिक के लिए है, तो इनके लिए थोड़ा सा इन पॉइंट को ध्यान रखिए। 85% ऑफ ग्लोबल GDP को कवर करती है G20, वहीं G7 आपका कवर करता है 40% को। ये याद रखिएगा, होस्ट करी थी प्रेसिडेंसी में दिसंबर 1 से
आपके ये 2025 तक ये था ये टर्म, ठीक। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस थीम इनकी थीम्स पढ़ लीजिए इस टेबल से और इस कॉलम से। और वहीं क्या थीम थी? वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ठीक। और कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव थे? ग्लोबल बायो इकोनॉमी अलायंस, फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर रेजिलियंस। तो आप इनको आराम से 2-3 पेज है, इनको कवर करिएगा, आपका डायरेक्टली ये सोल्व हो पाएगा। और यहाँ आपको थोड़ी स्ट्रक्चरल नॉलेज चाहिए थी इसके अंदर, तो आप आराम से इसको देख लीजिएगा। और वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ भी लेते हैं कि G7 कंप्राइजेस 7 मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज, अभी हमने पढ़ा, हाँ इसके अंदर है। और G20 के अंदर दोनों हैं, एडवांस्ड भी है और इमर्जिंग भी है। इस बात को याद रखिएगा। राइट स्टेटमेंट। September 26, 1999 is the formation date of G20. Factual data, but it is right statement. G20 has a formal treaty and permanent secretariat, unlike G7, ठीक। हाँ, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर सी आता है। तो ये करंट अफेयर प्लस फैक्चुअल नॉलेज दोनों इसमें चाहिए थी, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट से हैं, करेंसी एक्सचेंज से हैं, और अदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को भी यहाँ अब हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, यूपीएससी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कि इसमें पूछा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, यानी कि सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। इसका आंसर ए है, जिसका मतलब होता है कि ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ईयर। ये एग्जैक्टली डेफिनेशन है। आइए और ऑप्शंस भी देखते हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, ये एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ठीक है। बट ये फुल कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। उसी तरह इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, हाँ, बट रेजिडेंस और नॉन रेजिडेंट की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। तो कैपिटल मूवमेंट्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, हाँ कैपिटल, ये कैपिटल का पार्ट है, बस इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों आती हैं। आइए इस टेबल से समझते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना आपका करंट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में आपका क्या क्या आता है? या गुड्स सर्विसेज इनकम्स आती हैं। वही कैपिटल अकाउंट में क्या होंगे? लोन्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके बैंकिंग कैपिटल। इसी तरीके से करंट अकाउंट जो है शॉर्ट टर्म रहता है और आपके रूटीन ट्रांजेक्शन होते हैं। कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म, आप नाम से ही पता लगता है कैपिटल है, ठीक है। आराम से इस टेबल को पढ़िएगा। आगे घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अनदर पॉइंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या नहीं होगा? चार ऑप्शन को आराम से पढ़िए, अभी हमने पढ़ा भी है और सब पता लगा कि ऑप्शन डी है इसका। इजी क्वेश्चन है कि कैपिटल रिसिप्ट इसमें थोड़ी आएंगी, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज करेक्टली मैच्ड टू इट्स रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको आराम से पढ़िए। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट आपके करंट अकाउंट में करेक्ट, कैपिटल अकाउंट में एफपीआई एफडीआई कैपिटल में आता है, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट एंड यस, लॉन्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग कैपिटल अकाउंट में। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, डी करेक्ट आंसर। टेबल को पढ़ लीजिए, वहां से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आराम से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो फिर आप। अनदर क्वेश्चन, एन इंडियन बाय शेयर्स इन द ब्रिटिश कार कंपनी, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड इन, शेयर करते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रहे, ट्रांसफर्स हो रहे हैं। ये जो सारे ट्रांसफर ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं, ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में। एक्चुअली जो मेन डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को करता है। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है ना, एग्जाम्पल कि मान लो इंडिया ने $100 बिलियन का एक्सपोर्ट किया और $50 बिलियन का इम्पोर्ट करा, तो हमारा 50 बिलियन ट्रेड सरप्लस हुआ ना, क्योंकि हाँ हमने तो ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, तो वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को आपको बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है बाय वेरियस ट्रांजेक्शंस। यही इसमें गिवन है, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इनमें से कौन सा यूज नहीं करेंगे? इसका आंसर लिक्विडिटी ट्रैप पॉलिसी है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट ना इस केस में वेरी लो हो जाते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी इनफेक्टिव हो जाती है, और ये सब इन लिक्विडिटी ट्रैप पॉलिसी, इसलिए इसका आंसर नहीं है। आइए और ऑप्शंस को देखते हैं। एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी, हाँ आप एक्सचेंज कंट्रोल को कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को कंट्रोल कर सकते हो ना, ऐसे डिवैल्यूएशन में भी यही होता है। ये आएगी
डिवैल्यूएशन आप करेंगे तो क्या होगा? एक्सपोर्ट चीप होंगे, इम्पोर्ट एक्सपेंसिव होगा। वहीं एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, यानी कि गवर्नमेंट जब रिड्यूस कर देगी अपनी रिड्यूस कर देगी अपनी पॉलिसी के तहत एक्सपेंडिचर, तो वो भी इफेक्टिव रहेगा। तो ये तीनों केस में इफेक्टिव रहेगा। जो नॉट इफेक्टिव रहेगा, लिक्विडिटी ट्रैप पॉलिसी। ठीक। अनदर क्वेश्चन एसडीआर, आईएमएफ का आईएमएफ का क्वेश्चन है। जैसा अभी हमने कवर किया था ना, आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन, उसी का ही लिया ये। इट इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। हाँ, ये इस डेफिनेशन ही है एसडीआर की। क्रिएटेड बाय द आईएमएफ, ठीक है, टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व्स। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। द वैल्यू ऑफ द एसडीआर, जो वैल्यू, जो एक स्पेशल जो ड्राइंग राइट्स है, इसकी जो वैल्यू बनाई जाती है 4 मेजर करेंसीज से बनाई जाती है। नहीं, यहाँ 5 आएगा। एक्चुअली यहाँ जो मिसिंग है ना, वो पाउंड है। एंड इंडिया यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेमबनी एंड जापानीज येन। ठीक है, इसके बाद पाउंड्स भी ऐड होगा। अनदर क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश एफडीआई एंड द एफपीआई। कल एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट इज एफडीआई एंड व्हाट इज एफपीआई। ठीक। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है, जिसमें बिजनेस आपको ओनरशिप मिलती है, वो होती है आपकी एफडीआई। ठीक। और एफपीआई क्या होती है? इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ठीक। और वहीं इसका जो रोल होता है वो एक्टिव होता है, एफपीआई का पैसिव होता है। और लॉन्ग टर्म उसमें किसमें होएगी? एफडीआई में होगी। गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट भी ना एफडीआई को करती है, ना कि एफपीआई को। और एफपीआई की एक कैप होती है, उसके उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक। वहीं एफडीआई को ज़्यादा अलाउड करा जाता है। आराम से इसको टेबल को पढ़िएगा। आइए ऑप्शन को देखते हैं। एफडीआई इन्वॉल्व्स ओनरशिप। ठीक। अ, ठीक है, ओनरशिप, हाँ, ठीक बात है। एफपीआई इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट, हाँ, मैंने भी बताया ना कि लिमिटेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। एफडीआई इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक। भाई, जब आप तो ओनरशिप कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही आओगे। एफपीआई इज प्रिडोमिनेटली शॉर्ट। ठीक है। एफपीआई इन्वेस्टर्स एक्टिवली मैनेज कंपनीज। भाई, एक्टिवली कैसे करेंगे ये? बट एफडीआई इन्वेस्टर डू नॉट। इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। एफडीआई एंड एफपीआई कंसीडर डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लोस। नहीं, ऐसा गलत है। आराम से आंसर को पढ़िएगा, आराम से आंसर पे आइएगा। आंसर इज ए। मेनली आपको इस टेबल को याद करना है, ठीक है ना, इसके कॉमन डिफरेंसेस। अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कैन लेड टू द डिक्लाइन इन द कैपिटल मार्केट। ये क्वेश्चंस जो है ना, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को सिग्निफाइज करते हैं। और वो थोड़ा समझना होता है रीजनिंग करके एग्जाम के अंदर। जैसे कि एफपीआई अगर आप सेल ऑफ कर दोगे तो क्या ही होगा? ठीक है, तो इससे डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइस होगा। स्टॉक प्राइस के दाम घटेंगे तो रिड्यूस करेगा कैपिटल फ्लो को। तो हाँ, ये तो डिक्लाइन करेगा ही कैपिटल मार्केट में। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, भाई अगर आप इंक्रीज कर दोगे इंटरेस्ट रेट को तो क्या होगा? तो जो बोरोवर है उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर बोरोवर की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट तो कम होगा। तो फिर क्या होगा? कैपिटल मार्केट में रिडक्शन होगा। पुअर कॉर्पोरेट रिजल्ट, ये तो ऑब्वियस ही है, जनरल स्टेटमेंट है। तो 3C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है और पूछा गया है कि ये क्या स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू को एक्सप्लेन करती है या नहीं करती है। ऐसे स्टेटमेंट में पहले हम वन बाय वन इस स्टेटमेंट को देखेंगे। और वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर स्क्यूजेस द ग्लोबल क्रेडिट। हाँ, ये होता है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि हम इसको ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानते हैं डॉलर्स को एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज। ठीक। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग डॉलर होता है वो स्क्वीज करता है ग्लोबल क्रेडिट को। और इसकी वजह से मैनी कंट्रीज एंड कंपनीज आउटसाइड अमेरिका बोरो इन डॉलर्स, क्योंकि ये एक प्रिविलेंट इकोनॉमी है, ग्लोबल स्टैंडर्ड में है। और मैनी कंट्रीज और मैनी बिजनेसमैन इसको यूज करते हैं लो डॉलर्स को। इसमें भी यही गिवन है एक्सप्लेनेशन में कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन्स, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर द बोरोवर्स। और यूएस डॉलर अब एक प्रीडोमिनेंट ग्लोबल रिजर्व एंड पेड करेंसीज। सो आंसर ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, दोनों राइट स्टेटमेंट हैं। अनदर क्वेश्चन 42 क्वेश्चन, विच इम्पैक्ट डज अ लो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग हैव ऑन अ कंट्री। लो सॉवरेन क्रेडिट का मतलब होता है कि हाई रिस्क जिसमें होता है लेंडर और इन्वेस्टर को, जिसकी वजह से बिजनेस जो होते हैं उनको हाई इंटरेस्ट फेस करना पड़ता है। ठीक। तो इसकी वजह से
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे डेफिनेशन गिवन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। Another question, since the liberalization in the 1991, how much India's trade to GDP ratio change है? इतना हमारा ट्रेड टू जीडीपी रेशियो चेंज हुआ है फ्रॉम एलपीजी रिफॉर्म्स के टाइम से, ठीक है। तो इसका आंसर 47% है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स होगा, ट्रिपल्ड, इट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको पता है कि इंडिया यूएस का रिलेशंस काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि टैरिफ्स की वजह से। तो इसी ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको समझना होगा यूएस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी सत्य है। बिकॉज इंडिया गुड्स एंड ट्रेड सरप्लस विद द यूएस हैज़ मोर देन डबल्ड हो चुके हैं इन 5 years, ठीक है। और ये राइट स्टेटमेंट है। वो इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट है यूएस के लिए। और वहीं मिनरल्स, फ्यूल्स एंड ऑयल्स आर इंडियाज टॉप इम्पोर्ट हैं। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सी। और यहाँ पे ना ये फिगर है, ये डेटा है, इसको याद रखिएगा कि कौन कौन से हमारे टॉप इम्पोर्ट हैं यूएस से और कौन कौन से एक्सपोर्ट है, ठीक है। ये आपका माइंड में होना चाहिए और रिसेंटली तो काफ़ी न्यूज़ में है ये। व्हाट डज अ गोल्डीलॉक इकोनॉमी रेफर्स टू? गोल्डीलॉक इकोनॉमी जो होती है आपकी, वो होती है कि नेदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड विद स्टेडी ग्रोथ एंड कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अगर थोड़ा ध्यान से समझे, इसका मतलब ये होता है कि स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ जिसकी वजह से हमारा रिसेशन ना आए और वहीं कुछ ज़्यादा मच इन्फ्लेशन भी ना हो, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट होती है, इसको हम गोल्डीलॉक इकोनॉमी कहते हैं। अनदर क्वेश्चन, हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? इट कवर्स द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। रिस्क के पर्पस के लिए होता है। हमने पहले भी वीडियो 1 में भी इसके बारे में पढ़ा था, हेजिंग के बारे में। बताइएगा कि किसके अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमें कहता है कि गिफ्ट आईएफएससी के बारे में बात करता है। पहले एक बार समझते हैं कि गिफ्ट एसईजेड, आईएफएससी, ये सब टर्म्स है क्या। एग्जाम्पल से समझिए कि गवर्नमेंट ने ना एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है, जिसके अंदर वो क्यों बनाया गया, क्योंकि ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोशन हो सके, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो सके, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे। और उसके लिए सरकार ने कुछ टैक्स इंसेंटिव्स भी वहाँ पे रखे। और उसी पोर्शन के अंदर ना एक स्पेशल इंस्टीट्यूशंस भी वहाँ पे अलाउड करे गए। वो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके आईएफएससी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वहाँ पे कुछ आपके पास लीवरेज हैं, जैसे कि आपको डॉलर कन्वर्जन करवाना हो, ठीक है। ये वेरियस बैंक इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे होते हैं, वो सब करवाते हैं। ऐसे ही गिफ्ट सिटी के अंदर ना एससीजेड है, ठीक है, वो है एक आईएफएससी, ठीक। और वो इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है गिफ्ट सिटी के अंदर, गिफ्ट एससीजेड, ठीक। और अभी आप मतलब समझिए कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। ये स्पेशल ज्योग्राफिक जोन है फॉर वेरियड इंडस्ट्रीज, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए होते हैं। और फिर वहाँ पे आपको टैक्स हॉलिडेज, कस्टम्स एंड एक्साइज एग्जेम्पशन भी मिलती हैं। वहीं एससीजेड का एक हिस्सा है आईएफएससी, ठीक, जिसके बारे में यहाँ गिवन है, आप टेबल में आराम से पढ़ लीजिए। और गिफ्ट सिटी के अंदर ही आईएफएससी है, ये है, और ये फर्स्ट इंडिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। इस पे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है एससीजेड पे, इसलिए आईएफएससी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे मैंने आईएफएससी ए एक्ट भी के बारे में आपको बताया है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसका एम होता है बूस्ट करना इंडियाज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। और रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर ही सब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इस एक्ट को आराम से पढ़ लीजिए, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिनको परमिट कर दिया गया है अंडर द गिफ्ट आईएफएससी फ्रेमवर्क, वो है ए इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज एंड एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, ठीक। आ, ये सब आया ना, जैसे ये वही सारी कहानी यहाँ पे गिवन है कि अर्लियर इंडिया कंपनीज को फॉरेन के लिए कहाँ लंदन एंड सिंगापुर जाना पड़ता था, अब हमारे यहाँ गिफ्ट आईएफएससी हो गई है, तो जिसकी वजह से हम इजीली सब काम कर सकते हैं, ठीक। यही ये पेज कह रहा है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट प्राइमरीली क्या एम करता है? रेगुलेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली? नहीं, ये कोई रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वो ग्लोबली रेगुलेट करे, ठीक। ये स्टेटमेंट गलत है। वो ये एस्टेब्लिश करता है यूनिफाइड रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशन, हाँ, ये इसका करेक्ट है, ठीक है।
ओके, ये SEZ के अंदर ही तो काम करता है, ग्लोबली थोड़ी काम करता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है ओवरसी ऑल बैंकिंग ऑपरेशन अक्रॉस इंडिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, अक्रॉस इंडिया तो है ही नहीं। हमने देखा ना, गिफ्ट सिटी में भी एक पर्टिकुलर SEZ के अंदर ही है। कंट्रोल और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया, नहीं, ये भी गलत है। तो इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। अनदर क्वेश्चन कि किन चीज़ों की वजह से डॉलर की शॉर्टेज होती है, ठीक है? USA फेडरल टेपरिंग, एक्चुअली जब ये कंट्री स्पेशली जब करती हैं, जब ताकि इन्वेस्टर्स के हाथ में कम पैसा छोड़े, यानी कि डॉलर को शॉर्टेज करे, ताकि लोन एक्सपेंस होए, ठीक है? तो इस सब से क्या होता है, शेयर मार्केट डाउन होती है, ले होते हैं। बेसिकली इनका यही पर्पस होता है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करते रहती हैं, डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स। हाँ, तो हाँ, USA फेडरल टेपरिंग से आपकी डॉलर शॉर्टेज होती है। SBI FDI एग्जिट करेंगे तो डॉलर शॉर्टेज होगी, हाँ, क्योंकि जब डायरेक्ट जो फॉरेन जो FDI हमारे यहाँ होएगा नहीं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होएगी नहीं फॉरेन की, तो क्या होगा, डॉलर की तो शॉर्टेज होएगी ना, तो कैपिटल अकाउंट में, तो ये भी हाँ राइट स्टेटमेंट है। हायर इंडिया इंपोर्ट, हाँ, हाँ, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डॉलर हमारे ज़्यादा जाएंगे मार्केट के अंदर, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा डॉलर शॉर्टेज में। और इंक्रीज इन ऑयल गोल्ड प्राइस, ओके, इंडिया तो डिपेंडेंट है ना, काफ़ी ऑयल परचेज करता है और गोल्ड परचेज करता है, तो इंक्रीज होगा तो फिर डॉलर फिर दोबारा शॉर्टेज होगी। तो इसका आंसर है ना सी है, ABCD। आंसर की में इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने डी गिवन था, बट इसको ये चारों है इसके अंदर। अनदर क्वेश्चन, नीर रीर। अब नीर रीर को समझने के लिए आप समझिए कि नीर और रीर जो होते हैं ना, आपके इम्पोर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग रुपी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट। एग्जाम्पल, नीर, नीर क्या होता है? नीर आपका सिंपल ये होता है, मान लीजिए आप रुपी, आपने एक रुपी लिया, इसको आपने ना कंपेयर करा विद डिफरेंट करेंसीज। एग्जाम्पल, आप डॉलर को ले रहे हैं, आप युआन को ले रहे हैं, आप पाउंड को ले रहे हैं, ऐसे ही इन सब को जब इफेक्टिवली कंपेयर करेंगे ना विद वेरियस करेंसीज रुपी को, तो हम उसको निर कहते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इन शॉर्ट टर्म। और अगर इसी को ही अगर हम एडजस्ट कर दें इन्फ्लेशन के साथ, उसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन गिवन है, दोनों की आराम से पढ़ लीजिएगा। आ, इन इनकी यूजफुलनेस, इनकी एग्जाम्पल इम्पैक्ट भी यहाँ पे गिवन है, आराम से पढ़ लीजिएगा। द फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है एन इंक्रीज इन नीड इंडिकेट द एप्रिसिएशन ऑफ द रुपी। हाँ, कि जब नीड बढ़ेगा तो रुपए की एप्रिसिएशन तो होएगी होएगी। और वही सेकंड स्टेटमेंट, एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये गलत है। क्यों गलत है? तो आप देखिए, जैसे ही इंक्रीज होगा ना रीर के अंदर, इट इंडिकेट्स लॉस इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक? इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है ना यहाँ पे, और इंडियन एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे। सो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वही इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंपेयर टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज, जब हम कंपेयर करते हैं, वो डाइवर्जेंस करता है, गैप बिटवीन नीड एंड रीड। हाँ, ये सही है, क्योंकि ये नीड और रीड में बेसिकली डिफरेंस ही क्या है कि रीड को आप एडजस्टमेंट करते हैं इन्फ्लेशन से। सो 1 and 3 आर द करेक्ट हेयर। सो योर आंसर इज सी। अनदर क्वेश्चन, परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको समझिए, यानी कि कंट्री ए है, कंट्री बी है। इस इस हमने दो बास्केट ली, इसमें आइटम डाले आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इसने सेम आइटम डाले 1, 2, 3। जब इन दोनों बास्केट को कंपेयर करा जाएगा इनके इनके करेंसी के अकॉर्डिंग, तो हमें पता लगेगा। एग्जांपल, ए की ना एक चीज आती है 1, 2, 3, 3 आइटम लिए और वो आया $1 में। वहीं मान लीजिए बी इंडिया है, इसकी जो है ना मान लीजिए 80 रुपीज है, ठीक है? ये इन आइटम की को हम जब खरीदते हैं, तो यही है कि $1 में 80 आएंगे। यही परचेजिंग पावर पैरिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बिटवीन द टू कंट्रीज बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है? तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन है, यानी दोनों कंपेयर किया गया कि डॉलर में कितना आता है, 80 रुपए कितने के बराबर है डॉलर के, सिंपल। हाँ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट सिस्टम। ये न्यूज में था, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्सपोर्टर्स ऑफ मर्चेंडाइज गुड। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली इसमें आपकी सर्विसेज और टेक्नोलॉजी सब है, सिर्फ मर्चेंडाइज गुड नहीं है।
So first statement is wrong. The status holder certificate is valid for 5 years. Yes, it is right. When status holders shall be eligible for privilege under the foreign trade policy. Yes, it is also right. So correct statement, दो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट वाली रॉन्ग है। अब हम क्वेश्चंस कवर करेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर से, करंट अफेयर, स्कीम, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, जिसमें हम हरियाणा की भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रपोज करा ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, और उनकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये है, इसके रिस्पेक्टिवली हमको मैच करना है। ये क्वेश्चन मैंने बजट में से बनाया है हरियाणा गवर्नमेंट के, और वो मुख्यमंत्री जी ने ये खुद स्पीच में ये सब पॉइंट थे उसमें। ये मैच द फॉलोइंग जैसे ही आप इसको करोगे आंसर इसका ए आएगा, जैसे लीची, अम्बाला, यमुनानगर स्ट्रॉबेरी, और आपका हिसार आपका डेट पाम। ठीक है ना, तो आप इसको देख सकते हैं। अनदर क्वेश्चन जो कि 9 दिसंबर 2024 में ना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा इसका महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का। ठीक, और ये कहाँ पर होएगा, ये होगी आपके करनाल में। फैक्चुअल पॉइंट्स है, याद रखिएगा वन बाय वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हरियाणा इज एन एग्रीकल्चर प्रॉस्परस स्टेट। जनरल स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, इट इज राइट। द स्टेट प्रोड्यूसेस लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्स इन द कंट्री, ये कहीं भी डाउटफुल है क्योंकि और भी स्टेट्स हैं, एग्जाम्पल जैसे आपके तमिलनाडु वगैरह। अनदर स्टेटमेंट, हरियाणा's एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन रेवोल्यूशन। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। ग्रीन रेवोल्यूशन से हम उसको रिलेट कर सकते हैं हरियाणा पंजाब किसी स्टेट्स को। फोर्थ स्टेटमेंट, द स्टेट रैंक सेकेंड इन द रिफाइनिंग क्रूड ऑयल इन इंडिया। नहीं, ये ठीक नहीं है क्योंकि आप हरियाणा की लोकेशन से भी समझ सकते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट ज़्यादा फेवरेबल है क्योंकि उनकी लोकेशन की वजह से। हरियाणा खुद एक लैंडलॉक एरिया है और वहाँ पे क्रूड ऑयल की वहाँ रिफाइनिंग करना थोड़ा सा अलग बात है, इसलिए ये आपकी फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो राइट आंसर आपका 1 एंड 3 जो कि डी इज द करेक्ट आंसर। भावांतर भरपाई योजना रिसेंटली लॉन्च बाय दी हरियाणा गवर्नमेंट, जिसका काम है कि प्रोवाइड कंपनसेशन टू द फार्मर्स व्हेन क्रॉप प्राइसेस फॉल बिलो द एमएसपी। ठीक है, और ये बेसिकली आपका हॉर्टिकल्चर्स रिलेटेड फार्मर्स की हेल्प करती है, फॉर एग्जांपल फॉर द क्रॉप टोमेटो, पोटैटो, अनियन, कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा। ठीक, अनदर क्वेश्चन, नीति आयोग पे, नीति आयोग का जो भी इंडेक्स हो और उसमें स्टेट वाइज मेंशन हो, इसको जरूर याद रखिएगा, इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। और जो एफएचआई है, जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है, उसे कौन कौन से सब इंडिसेस है, जैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिजिकल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स एंड डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हरियाणा रैंक अमंग द टॉप 5 स्टेट्स इन द एफएचआई रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग फिजिकल मैनेजमेंट। दूर से तो ये लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ठीक होगी, हरियाणा जैसे प्रदेश टॉप 5 में आना चाहिए, बट ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अनदर क्वेश्चन, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक, इसके बारे में गिवन है, द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी फॉर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज। इट इज द राइट स्टेटमेंट। PSF intervention include maintaining buffer stock, regulated release of commodities। हाँ, ये भी राइट स्टेटमेंट है। अंडर दिस भारत आटा, भारत राइस एंड भारत पल्सेस आर सोल्ड इन द रिटेल मार्केट। ठीक है, स्टेबलाइजेशन फंड है और मेनली ये प्राइस वोलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए होता है और ये रिटेल मार्केट में होता है। इन पॉइंट्स को थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि रिटेल मार्केट में जो सी भी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो फिर आप देखते हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह में क्या होता है, और आम आदमी भी इसका असर पड़ता है। और वही फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि ओपन मार्केट सेल्स स्कीम इंटरवीन्स डायरेक्टली इन द रिटेल मार्केट एज अ पार्ट ऑफ द पीएसएफ स्कीम। ये गलत है क्योंकि ये आपकी होलसेल मार्केट में इंटरवेंशन करती है। जैसे ही आप 4 को एलिमिनेट करेंगे आंसर आपका ए 1 2 3। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा यहाँ से इसको। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 39, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक, इसमें ये पूछा गया है आपको कि दीज आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एंड रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये स्टेटमेंट है। फिर आपसे स्टेटमेंट आती है कि पीएससी डायरेक्टली डील्स विद द फार्मर्स एंड प्रोवाइड डिपॉजिट एंड लैंडिंग फैसिलिटी एट द विलेज लेवल। ठीक है,
The government is computerizing PSCs to improve efficiency and connect them with the NABARD through the state and district cooperative banks. ठीक, but PSCs provide only credit facilities and no other services to the farmer. ये थोड़ी absurd statement है. ऐसे statement को ना ध्यान से पढ़िए, इनको eliminate करिए. और जैसे ही आप आंसर पे जाएंगे, सी इसका करेक्ट आंसर है. डिटेलिंग आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, इज रेगुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, और यहाँ पे गिवन था सेंट्रल गवर्नमेंट. ये इसका मेन पॉइंट था, इससे आप फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग बनती है. अनदर क्वेश्चन, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन. ठीक, ये काफी न्यूज में था. इसमें ना 3 कंपोनेंट्स हैं, एग्रीस्टैक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो सोइल प्रोफाइल मैप्स. एमएसपी पोर्टल इसका ऐसा नहीं है, तो आंसर आपका डायरेक्ट 1 2 3 बी. इसको आराम से पढ़िएगा, ये प्रॉपर मेंशन है. एक बार इसको निखा जरूर मान लीजिएगा, जैसे कि 400 डिस्ट्रिक्ट से कवर करेगा, इसका बजट क्या है एक्सेट्रा. अनदर क्वेश्चन कि मेरी 2023-2024 के बजट स्टेटेड है, पूछा गया है, उसको कंसीडर करें तो हम मेरीन प्रोडक्ट्स वर द लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट. सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मेरीन प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक, ये पहला स्टेटमेंट कहते हैं. वेजिटेबल ऑयल्स फॉर्म द हाईएस्ट ऑफ द इंडियस एग्रीकल्चर इम्पोर्ट. ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्ट्स. दूर से तो लगता है कि इंडिया जैसे यहाँ से जैसे कि मैक्सिमम पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, बट ये सही स्टेटमेंट नहीं है. हम फिर अभी हमारे यहाँ डेफिसिट है. ठीक है, ऐसे थर्ड स्टेटमेंट को आप रॉन्ग करिएगा. ए इज द करेक्ट आंसर. और इस में आपका आराम से गिवन है टॉप एक्सपोर्ट, जैसे आपके मेरीन प्रोडक्ट, बासमती राइस, बासमती राइस, स्पाइसेस, बफेलो मीट एक्सेट्रा. और वहीं आपके टॉप इंपोर्ट में आता है वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, फ्रेश फ्रूट्स. एटलीस्ट 3-4 ऊपर का जरूर याद रखिएगा, इनको भूलिएगा मत, क्वेश्चन घुमा फिरा पूछा जा सकता है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ठीक, इसका मेन पर्पस ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करना और इम्पोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना. सिंपल है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको. अनदर क्वेश्चन, ग्रोस वैल्यू आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम 2011-12 to 2023-2024 एज पर द एमओएसपीआई. इसका आंसर है ना, इस पे है कि आप इसको ग्राफ को देखिए. जो ये जो कंपैरिजन है 2011-12, 2023-2024 का, क्रॉप्स का जो रेशियो है ना वो घट रहा है. ठीक, वहीं आपका फॉरेस्ट्री भी 0.1% से घट रहा है. वही लाइफ स्टॉक और फिशिंग एक्वाकल्चर आपका इंक्रीज हो रहा है. ठीक, इसी में ये पूछा गया है कौन सा इंक्रीज हुआ, तो आंसर बी एंड सी, आंसर इज डी. अनदर क्वेश्चन, which among the following scheme developing modern infrastructure and optimizing the supply chain farm to retail India agriculture sector. ठीक, ये मैंने एक टेबल फॉर्म कर दिया है. इन सारे स्कीम्स को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आपकी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है. ठीक है, वही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सोशल सिक्योरिटी के लिए है. वही परंपरागत कृषि विकास योजना आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है. बाकी के की फीचर्स, इनके फंडिंग इन ईयर ऑफ लॉन्च और यूपीएससी रेलेवेंस जो पॉइंट है यही आपके टीओटी के लिए भी है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आराम से. अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये कहता है कि इंडिया पंचामृत. ठीक है, इंडिया के कुछ स्टैंड्स हैं क्लाइमेट चेंज के प्रति, और इनमें से 2 पॉइंट आपको गिवन है, पूछे गए हैं. इंडिया विल रीच इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030. करेक्ट स्टेटमेंट है. इंडिया विल मीट 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030. यस, ये भी है. और ये बाकी सारे पॉइंट्स गिवन है पंचामृत, इनको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया की कुछ प्लेजेस हैं ये. ठीक है, आराम से इसको पढ़िएगा. अनदर क्वेश्चन, आप स्कीम्स गिवन है, ईयर के साथ आपको मैच करनी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो मोटा मोटा जो फेमस स्कीम्स है ना, जो ये प्रधानमंत्री जिनके आगे यूज करा गया है, ट्रैफिक और मुख्यमंत्री, इनको तो भूलना मत. इनको अच्छी तरह डीपली पढ़ना है जहां भी आपको गिवन हो. ठीक है, ये डायरेक्शन के लिए ही है, ये क्वेश्चंस जो फ्रेम है आपके लिए, ये आपको ऐसे पढ़ना है. ठीक, जैसे आप इसको अरेंज करेंगे ना, ए इज द करेक्ट आंसर, आप आराम से देख सकते हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए थी? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए. किसान मानधन योजना किसके लिए थी? पेंशन स्कीम. सौभाग्य स्कीम किस लिए थी? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल हाउस होल्ड. और उज्ज्वला योजना बीपीएल हाउसेस के एलपीजी कनेक्शन, फेमस है काफी. अनदर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि. ठीक,
जो कि किसानों को पैसे मिलते हैं। इट प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट फॉर 7,000, नहीं ये गलत है, ये 6,000 है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट आप रॉन्ग करते हैं, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। आइए पढ़ लेते हैं। स्कीम एंटायरली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, यस। बेनिफिशियरीज आर फ्री टू यूज अमाउंट रिसीव इन द स्कीम फॉर एनी पर्पस, यस, क्योंकि डायरेक्टली आप अकाउंट में गिवन है, कुछ ये नहीं कहा गया कि इसलिए यूज करना है इसलिए यूज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ फ्रीली है फार्मर्स। पीएम गति शक्ति, a national master plan. It aims to reduce logistic cost in India by integrating various infrastructure connectivity ministry through a common digital platform. Yes, it is right. ये काफी इंपॉर्टेंट है पीएम गति शक्ति, और इसके 7 इंजन हैं। यस, इसके 7 इंजन है, रोड, रेलवेज, वाटर वाटरवेज, मास ट्रांसपोर्ट। बट ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे ध्यान रखिए, बिटवीन दी पॉइंट्स लाइंस जरूर पड़े। ठीक है, इसको एलिमिनेट जैसे आप करेंगे तो आपका आंसर, जैसे आपको 2 को एलिमिनेट करेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे पीएम गति शक्ति रिप्लेस करती है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, नहीं, ये को इनकॉर्पोरेट करती है। ठीक, आप आराम से इसको पढ़िएगा यहाँ से, और यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है फ्रेंड्स। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।